सभी को नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार। इतना प्यार भरा बोलते हैं तब मानते हो आप लोग, है ना? ठीक है, मैं समझ गया। कहां तक पढ़ा था कल? S2 ब्लॉक कहां तक पढ़ा था? जल के साथ अभिक्रिया। S2 ब्लॉक में कौन सा तत्व ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? कौन सा तत्व जो है ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? मैग्नीशियम। कौन है? क्या बेरिलियम जल के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? नमी की उपस्थिति के अंदर ऑक्साइड की परत क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, जिसके कारण यह परत उसको आगे अभिक्रिया करने से क्या कर देती है? रोक देती है। ठीक है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता है? हाँ, तो ठंडे जल के साथ में क्यों नहीं करता? कल नहीं आया था, चला गया था। क्यों? पैर में इतो खड्डो है, गोली लगी तो बिना टीपा ये टीपा पर उछाल मारते सीधो रोड पर ही आवे नीचे। तुम भी तुम्हारी छाल। ठीक है। अच्छा, क्रिश का गाना सुनेगा का है? वो देखा था। ठीक है, ठीक है। खूब वायरल हो रहा है वो अभी, है? मैग्नीशियम गर्म जल के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्योंकि गर्म जल के अणुओं की टक्कर प्रभावी होती है ठंडे जल की अपेक्षा, इसलिए ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना? बनाता है नहीं बनाता? ठीक है। और कुछ पढ़ा था इससे पहले? है? हमने पढ़ा था क्या, बताए? याद है किसी को? वायु से अभिक्रिया पढ़ ली, जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली, नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली, और हेलोजन के साथ में अभिक्रिया हमारी। अच्छा, प्रोक्साइड पढ़ लिए थे क्या इनके? यहां पर भी तो रोका था हमने, सुपरऑक्साइड में। ये पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? याद ही नहीं? पढ़ लिया था। हाइड्रोजन से अभी, अच्छा, S1 है ये। ओके भाई। कवथनांक पढ़ लिया था हमने, धात्विक गुण पढ़ लिए थे, ज्वाला परीक्षण भी पढ़ लिया था, रासायनिक गुण धर्म पढ़ लिए थे, क्रियाशीलता वायु से क्रिया और ऑक्सीजन से क्रिया पढ़ लिया था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ये भी पढ़ लिया था, हाइड्रोजन से क्रिया हाइड्राइड बनाते हैं पढ़ लिया था, जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है हेलोजन के साथ में अभिक्रिया। हेलोजन वर्ग नंबर 17 वाले तत्वों के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, देखो, Mg मैग्नीशियम पर आवेश होता है कितना? +2। कितना होता है? +2। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर आवेश होता है +2, और प्लस एलोजन के साथ में क्रिया करता है, क्लोरीन पर माइनस होता है 1 चार्ज। क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 2 क्यों आया? क्यों आया 2? क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अंक कितना है? 2। क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? -1। ठीक है ना? इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखना है, इसका ऑक्सीकरण अंक इसके नीचे लिखना है, तो आएगा हमारे पास में मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब वर्ग नंबर 2 के तत्व जब वर्ग नंबर 17 के तत्वों के साथ में क्रिया करते हैं तो हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलाइड। हेलाइड बोले तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, आयोडाइड, ये सब बनाते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनेगा, और बेरियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात?
है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है लवण। क्या है ये, लवण, या हम कह सकते हैं सारे क्या है ये, हैलाइड। क्या है ये, सारे हैलाइड है। क्लियर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कैल्शियम क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है। ये है बेरियम क्लोराइड और ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। इनकी प्रकृति होती है सहसंयोजक। क्या होती है, सहसंयोजक। क्यों, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार क्या होता है, छोटा। आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है। छोटे आकार के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, इसलिए इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है। कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड की प्रकृति होती है आयनिक। कौन सी प्रकृति होती है, आयनिक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा एक लवण आयनिक प्रकृति का है, कौन सा एक लवण आयनिक प्रकृति का और कौन सा एक लवण सहसंयोजक प्रकृति का है। तो आप बताओगे बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड तो वर्ग नंबर 2 के हैलाइड जो है वो क्या होंगे, बताओ, सहसंयोजक प्रकृति के होंगे। बाकी कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड आयनिक प्रकृति का होगा, आयनिक प्रवृत्ति का होगा। सबसे ज्यादा आयनिक गुणधर्म कौन सा रखता है, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि आकार में ज्यादा बड़ा है, आकार में ज्यादा बड़ा है, इसलिए आसानी से क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयनिक यौगिकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। समझ में आई बात। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा आयनिक गुणधर्म कौन रखता है, बेरियम क्लोराइड रखता है, बेरियम क्लोराइड रखता है। बेरिलियम क्लोराइड सबसे ज्यादा सहसंयोजक प्रकृति रखता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। सबसे ज्यादा सहसंयोजक प्रकृति रखता है कौन, बेरिलियम क्लोराइड। क्यों, आकार मैग्नीशियम से भी क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, आकार मैग्नीशियम से भी छोटा होता है। बेरिलियम +2 और मैग्नीशियम 2 बहुत छोटे आयन है, इसलिए सहसंयोजक गुण रखते हैं। क्लियर है बात। कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2 बड़े आयन होते हैं, इसलिए आयनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा आयनिक गुणधर्म प्रदर्शित कौन करेगा, बेरियम, बेरियम +2 या बेरियम क्लोराइड कह सकते हो आप। ठीक है। नाइट्रोजन से अभिक्रिया क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। वर्ग नंबर 1 में एकमात्र तत्व है जो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, लिथियम करता है। कौन करता है, लिथियम। लिथियम के नाइट्राइड का सूत्र याद है सबको, Li3n, Li3n। यहां पर क्या है, Mg3n2। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप बात करोगे मैग्नीशियम की, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम पर चार्ज +2 और सबको पता है नाइट्रोजन पर चार्ज -3। यहाँ पर लिखोगे और इसको यहाँ पर लिखोगे तो बनेगा क्या फॉर्मूला, Mg3n2 बनेगा, Mg3n2 बनेगा। मैग्नीशियम का क्या है, नाइट्राइड। क्या है, नाइट्राइड। ठीक है। तो याद रखना नाइट्राइड बनाते हैं कौन, वर्ग नंबर 2 के जो तत्व है नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ये देखो वही चीज हमने यहाँ पर लिख करके क्या बनाया सूत्र, Mg3n2 बनाया है, Mg3n2 बनाया है। अमलगम का निर्माण करते हैं। बताओ अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, यानी धातु मरकरी के साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। कौन ऐसा धातु है जो अमलगम नहीं बनाता मरकरी के साथ में, कौन ऐसा धातु है आवर्त सारणी में जो अमलगम नहीं बनाता मरकरी के साथ में, जिंक नहीं बनाता और बेरिलियम नहीं बनाता, लोहा नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता, इसलिए मरकरी को कौन से पात्र में रखते हैं, लोहे के पात्र में रखते हैं। किसके पात्र में रखते हैं, लोहे के पात्र में रखते हैं, या फिर किस में रखा जाता है, कांच में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, कांच में रखा जाता है। बेरिलियम मैग्नीशियम द्रव अमोनिया से क्रिया नहीं करते, बेरिलियम और मैग्नीशियम द्रव अमोनिया के साथ में क्रिया नहीं करते। हमने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप के तत्वों द्रव अमोनिया के साथ में क्रिया करके विलयन का रंग कैसा कर देते हैं, नीला। कैसा हो जाता है विलयन का रंग, नीला हो जाता है। क्यों, कारण क्या है,
अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन या आयनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, द्रव का रंग अमोनिया, द्रव का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन वाला द्रव होगा वो विलयन जो होगा वो विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, सुचालक होगा। क्यों, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, सुचालक होता है। बस वही सेम कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर याद रखना बेरिलियम और मैग्नीशियम द्रव अमोनिया से क्रिया नहीं करते, अतः अमोनिया में नहीं घुलते। कारण याद रखना है, कारण क्या है, आकार क्या होता है, छोटा, आकार छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए इनको, है ना। तो आयनन ऊर्जा का मान इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। आयनन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं पाते, इसलिए ये अमोनिया के जल में नहीं घुलते हैं, अमोनिया द्रव में नहीं घुलते हैं। ठीक है। जबकि वर्ग नंबर 1 में ऐसा कंडीशन हमने नहीं देखा था, वहां पर सारे तत्व क्या कर रहे थे, द्रव अमोनिया में घुल रहे थे। यहाँ पर कौन नहीं घुल रहा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है। बाकी तत्व द्रव अमोनिया के साथ में क्रिया करेंगे और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन का रंग कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। ठीक है। वही विलयन क्या होगा, फिर विद्युत का सुचालक होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम अमोनिया में घुल जाते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण नीला विलयन उत्पन्न करते हैं, नीला विलयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। लिथियम का असंगत व्यवहार, वर्ग नंबर 1 में स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, किसके लिए, लिथियम के लिए। लिथियम अपने वर्ग में सभी तत्वों से अलग व्यवहार क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कारण क्या है, लिथियम अपने वर्ग में अन्य तत्वों से गुणधर्मों में समानता नहीं दर्शाता। इसका मुख्य कारण लिथियम का आकार क्या होता है, छोटा। कथन में प्रश्न आता है, लिथियम अपने वर्ग में अन्य तत्वों के गुणधर्मों से असमानता रखता है, समानता प्रदर्शित नहीं करता, इसका प्रमुख कारण है। तो याद रखना, लिथियम का आकार छोटा और लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च ध्रुवण क्षमता आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है। लिथियम का छोटा आकार, लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता, लिथियम अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अधिक कठोरता प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, तीनों कारण इनके याद रखने हैं। लिथियम कार्बोनेट सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जबकि अन्य सदस्यों के कार्बोनेट क्या होते हैं, आयनिक प्रकृति का होता है। कारण कोई बता सकता है क्या, बताओ, इसका कारण कोई बता सकता है क्या, प्रवेश। लिथियम का कार्बोनेट सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जबकि अन्य आयनिक प्रकृति के होते हैं, अन्य आयनिक प्रकृति के होते हैं। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, रुबिडियम कार्बोनेट है, सीजियम कार्बोनेट है, ये सारे आयनिक प्रकृति के होते हैं। जबकि लिथियम सहसंयोजक प्रकृति का होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर बात, जितना ज्यादा आकार छोटा होगा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएगा, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा और सहसंयोजक यौगिकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, जबकि अन्य प्रबल क्षार बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, जबकि अन्य हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार बनाते हैं। क्यों, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है प्रबल क्षार। यदि जल में घोलोगे तो आसानी से H+ आयन दे दे, प्रबल अम्ल कहलाता है, और जल में घोलोगे आसानी से OH- आयन दे दे, प्रबल क्षार कहलाता है। अब आकार छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी, हाइड्रोक्साइड आयन और लिथियम के नाभिक के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, मजबूत होगी, इसलिए जल्दी से OH- आयन नहीं दे पाएगा, तो दुर्बल क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्या होता है, क्षार होता है, पहले वर्ग के। ठीक है। लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, जबकि शेष क्षार धातु नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करती, नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करती, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मिलकर के सहसंयोजक यौगिक का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर है। बाकी सारे क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इन तीनों चारों लाइन में। लिथियम असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि लिथियम का आकार अपने वर्ग में सबसे क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात, इसमें उच्च ध्रुवण क्षमता पाई जाती है। तीसरी बात, अपने वर्ग में सबसे कठोर
होता है, अपने वर्ग में सबसे कठोर होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि संकुल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये भी हम पीछे पढ़ गए हैं लिथियम के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, बाकी सभी क्या है, प्रबल क्षार है। सबसे प्रबल क्षार पहले वर्ग के अंदर सीजियम हाइड्रोक्साइड। कौन होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी से क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है ना, मुक्त कर देगा। वहीं लिथियम का आकार छोटा है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जल्दी से हाइड्रोक्साइल आयन जो है वो जल के अंदर नहीं त्यागेगा, इसलिए दुर्बल क्षार है। ठीक है, लिथियम का कार्बोनेट सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि लिथियम जो है छोटे आकार का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, न कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाती है, जबकि शेष धातुएं पहले वर्ग में नहीं करती है नाइट्रोजन के साथ में क्रिया। दूसरे वर्ग की धातुएं किसको छोड़ करके, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके। कौन कौन सी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइट बनाते हैं। नाइट्राइट बोले तो सूत्र क्या होगा, स्ट्रोंस अपने Ba3N2 और हाँ, आप तीनों के बता दोगे। ठीक है, बेसिक याद रखोगे तो आप क्या याद रखोगे, आप बेसिक याद रखोगे M3 और N2, M3N2। अब M की जगह क्या लेना है आपको, M की जगह आपको क्या लेना है कि आपको पता है बेरिलियम तो क्रिया करेगा नहीं, मैग्नीशियम क्रिया करेगा नहीं, बच गया कौन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर आपने कैल्शियम लिया M की जगह तो क्या आएगा, कैल्शियम 3N2। अगर आपने स्ट्रोंशियम लिया तो Sr3N2 और लिया आपने बेरियम तो आएगा Ba3 और क्या आएगा, N2। ये बेरियम का नाइट्राइड है, ये स्ट्रोंशियम का नाइट्राइड है और ये कैल्शियम का क्या है, नाइट्राइड। क्लियर है, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है कौन, लिथियम। हम ये कह सकते हैं कि वर्ग नंबर 2 में मैग्नीशियम लिथियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है और वर्ग नंबर 1 में लिथियम मैग्नीशियम के साथ में क्या दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। कारण दोनों की आयनिक त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान होती है। मैग्नीशियम और लिथियम की आयनिक त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दोनों का आयनिक विभव लगभग क्या होता है, समान होता है। आयनिक विभव दोनों का लगभग क्या होता है, समान होता है। याद रखना मेन कारण क्या है, मेन कारण दो ही है इनकी, किस क्या दर्शाने के लिए, विकिरण संबंध दर्शाने के लिए। दोनों की आयनिक त्रिज्या लगभग क्या होती है, समान, और दोनों का आयनिक विभव दोनों का लगभग क्या होता है, समान होता है। आयनिक विभव भी आगे चैप्टर लगेगा स्पेशल हमारा रासायनिक बल गति की, वहां पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ में अन्य समानताएं, दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करती है, दोनों नाइट्रोजन से क्या करती है, क्रिया करती है। दोनों के क्लोराइड वायुमंडल की नमी ग्रहण करके पिघल जाते हैं, यानी प्रस्पेद्य हो जाते हैं। प्रस्पेद्य का मतलब क्या होता है, पिघलना। इसका मतलब क्या होता है, पिघलना। दोनों के क्लोराइड वायुमंडल की नमी ग्रहण करके पिघल जाते हैं। दोनों के कार्बोनेट सहसंयोजक होते हैं, दोनों के कार्बोनेट क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। बेरिलियम एल्यूमिनियम भी विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। बेरिलियम कौन से वर्ग का है, दूसरे वर्ग का। एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का है, 13वें वर्ग का। इसका मतलब दूसरे वर्ग का बेरिलियम और 13वें वर्ग का एल्यूमिनियम का भी आपस में क्या है, विकिरण संबंध है। ठीक है, अब वो क्यों होगा, तो याद रखना है आपको, जहां पर भी विकर्ण संबंध की बात आएगी ना, तो आपको याद रखना है, हाँ, ये वाली चीज, दोनों की आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है और दोनों का आयनिक विभव भी लगभग क्या होता है, समान होता है। इसलिए दोनों क्या दर्शाते हैं, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। एस ब्लॉक तत्वों के प्रमुख यौगिक, एक प्रश्न 100% मिलेगा इन यौगिकों में से आपको। 4 नंबर पक्के करने हैं, आंख बंद कर करके इनको रटना ही है बस। पढ़ लिया, आंख बंद करके रटाफिकेशन कर ली, पढ़, हाँ, पढ़ करके आंख बंद करके रटाफिकेशन करनी है। क्लियर है बात, फिर पढ़ा, फिर आंख बंद की, फिर रटाफिकेशन किया। इसका मतलब है पेपर तक यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाने चाहिए। एक यौगिक पूछा जाएगा यहाँ से, या तो सूत्र पूछा जाएगा या पूछा जाएगा उपयोग। समझ गए, लगातार प्रश्न आ रहा है पेपर में आपके यहाँ से एस ब्लॉक के यौगिकों में से। ठीक है,
पहला यौगिक है बेकिंग सोडा, यही दिया जाएगा। बेकिंग सोडे का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बेकिंग सोडे का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बेकिंग सोडे को कहा जाता है खाने का सोडा, और मैंने एक नाम और नहीं लिखा, इसे कहा जाता है मीठा सोडा। क्या कहा जाता है? मीठा सोडा, लिख लेना, इसे ही कहा जाता है मीठा सोडा जी। कौन सा सोडा? मीठा सोडा। पानी की बोतल लेके आओ यार। एक तो इस टाइम आने लग जाती है नींद, और एक लग जाती है प्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हूँ तो क्या करूँ? हाँ मैं खाली कर दी होंगी यार बात। खाना खा के आते हैं ना, प्यास लगी। बस मैं बाजरे ही खा गया हूँ मैं। हाँ, झूठ कौन बोलूँ, आप ही बना के फिर खा गया। आप ही बनाए खाऊं तो अब है। हाँ हाँ, है बनाना जी, करे है ऐसा कौन। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा। पिछले साल यही थे, अब की बारी का छोड़ा है। क्या क्या वैसे ही छोड़ दिया है? कह रही आपके साथ मन नहीं लगता मेरा है। आप केमिस्ट्री से बोर कर देते हो मुझे, इसलिए आपके साथ मेरी केमिस्ट्री फिट नहीं बैठती। सूत्र देखो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका मतलब क्या होता है पता है? भाई खाना बनाने वाली बाई नहीं है, काम वाली बाई नहीं, बाई मतलब हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसको बोलेंगे क्या? बाई। आप इसको ये बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र याद रखना है, सोडियम बाई कार्बोनेट नाम आ जाए तो NaHCO3। अगर सोडियम कार्बोनेट आ जाए तो फिर आप लिखोगे Na2CO3। ठीक है ना? सोडियम बाई मतलब NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट आ जाए तो Na2CO3। ठीक है? मीठा सोडा नाम लिख लिया सबने? देखो, पूछा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। अब देखो हमारे पास में ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये जो है ना, ये त्रिभुज का निशान, इसका मतलब है हमने इसको क्या किया है? गर्म किया है। सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया है, तो इसमें से CO2 और H2O क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। बना हुआ हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सोडा एस। तो प्रश्न आता है सोडा एस का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा होगा? सोडा एस का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा होगा? तो आप बताओगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, सोडा एस बोले तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। CO2 गैस के कारण भोज्य पदार्थ सॉफ्ट या स्पॉन्जी हो जाते हैं। सॉफ्ट या स्पॉन्जी। कचौरी बनाता देखी ना, कचौरी फूले नहीं बिंग अंदर आप के गिरा मीठो सोडो गिरा के गिरा मीठो सोडो। अब मीठा सोडा ने क्या गिरो? गरम। किसी गैस बाहर निकली CO2, कचौरी फूल गई डिमोटी। ठीक है। हाँ, भी अपन खम्मर ढोलका बना नहीं, ढोकड़ा, खमन ढोकड़ा बना वह भी तो फूल जे नहीं। इडली बनाओ वह भी तो फूल जे। फूल जे कौन फूल जे? ब्रेड बनाते हैं वो भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या बनता है? इन सब के अंदर अपन डालते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, मीठा सोडा। मीठा सोडे को जब भी तला जाता है, गर्म किया जाता है, तो गैस बाहर निकलती है CO2, जिसके कारण भोज्य पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं? हाँ, मुंह फुला ले।
मतलब फूलजे, ठीक है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। आग बुझाने के यंत्रों में इसको उपयोग किया जाता है। बताओ आग जलाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। आग जलाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, ठीक है। और आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको आग बुझाने वाले यंत्रों के अंदर काम में लिया जाता है तो गर्म होगा तो क्या बनाएगा? CO2, और ये बनी हुई CO2 आग बुझाने के काम में आ जाती है। इसलिए इसको क्या करते हैं अपन? आग बुझाने के काम में लेते हैं। भोज्य पदार्थ बनाने में व इनों में इसका उपयोग किया जाता है। इनों को पानी के अंदर डालते हैं, तुरंत बुलबुले बाहर निकलते हैं ना, वो कौन सी गैस है? CO2 गैस है। कौन सी गैस है? CO2 गैस है। भोज्य पदार्थ बनाने में भी अभी मैंने बताया, कचौरी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने भी होटल है ना, उन होटल के अंदर काम में लेते हैं कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल से क्या करानी है? अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ में अभिक्रिया करवानी है? अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवानी है। तो याद रखना, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो एक तो बनाएगा क्या? लवण। क्या बनेगा? लवण। एक बनेगा क्या? जल। और एक कौन सी गैस बाहर निकलेगी भाई? CO2 गैस बाहर निकलेगी। CO2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है भाई। हाँ, तो अब इन अभिक्रियाओं को रटना नहीं है, आप इन अभिक्रियाओं को शाब्दिक अर्थ निकालो। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब मीठा सोडा की क्रिया करवाना अपन अम्ल साग है। किस साग है? अम्ल साग है। तो एक तो लवण बनेगो, एक जल बनेगो, एक के बनेगी। अब थाने लवण को फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, थाने सोडियम बाइकार्बोनेट को फॉर्मूला भी लिखना है, थाने जल को फॉर्मूला भी, सॉरी अम्ल को फॉर्मूला भी लिखना है, CO2 गैस को फॉर्मूला भी थाने लिखना है। अगर ते बिया लिख लिख के रट रट के याद करोगा तो नहीं है। थाने सिर्फ इतना याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट को फॉर्मूला थे दिमाग में बिठा ले, वो फॉर्मूला है। आपा कराएंगे और ये सोडियम बाइकार्बोनेट इन अभिक्रिया करवाई अम्ल सागर बोला है, HCl अम्ल सागर करवाओ या कोई और अम्ल लो, ठीक है। तो के बनेगो? लवण बनेगो, जल बनेगो, और के बनेगी? CO2 गैस बनेगी। ये CO2 गैस जो बन रही है, ऊपर तीर का निशान है, इसका मतलब अभिक्रिया से CO2 गैस मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्षार के साथ में क्या है? अभिक्रिया। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, NaOH क्या है बताओ? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार। प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? हैं? प्रबल क्षार है या क्षार है या दुर्बल क्षार है? बताओ। हैं? अभी पढ़ के आए हो? जस्ट अभी पढ़ के आए हो, 5 मिनट पहले ही पढ़ाया है। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, जबकि अन्य क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं। जबकि अन्य क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं। पढ़ाया। लिथियम का कार्बोनेट प्रबल क्या होता है, सॉरी दुर्बल क्या होता है? आयनिक होता है। जबकि अन्य क्या होता है? प्रबल आयनिक होते हैं। ये तो पढ़ के आए हैं अभी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनमें प्रबल, दोनों में प्रबल कौन है? सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा प्रबल है। सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा प्रबल है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि लिथियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में है आपका, हाँ, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखो। यानी प्रबल क्षारक कौन होगा? तो प्रबल क्षारीय होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड और सबसे दुर्बल होगा लिथियम का हाइड्रोक्साइड। लिख सकते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं। आकार बढ़ने के कारण हाइड्रोक्साइल आयन जल्दी मुक्त करने का गुण पाया जाता है किसके अंदर? सीजियम के अंदर। ये होता है सहसंयोजक, बाकी होते हैं क्या? आयनिक। बाकी क्या होते हैं? आयनिक, ठीक है। ये है क्षार, इनकी अभिक्रिया कराइए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो एक तो बनेगा सोडा, सोडा, सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या नाम दिया था अभी? सोडा एस। क्या नाम दिया था? सोडा एस। सोडा एस बनेगा। और एक बनेगा आपके पास में जल। क्या बनेगा? जल बनेगा। क्लियर है? ठीक है।
Na2CO3.10H2O को नाम दिया है धावन सोडा। क्या नाम दिया है? धावन सोडा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे एक प्रश्न ये आता है कि धावन सोडे के अंदर क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास में। अगर इतना काम में लोगे तो सोडियम कार्बोनेट है, और इस सोडियम कार्बोनेट के डॉट 10H2O और साथ में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? धावन सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धावन सोडा बन जाएगा भाई। धावन सोडा का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। बताओ और किसका निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण धावन सॉरी आपके साल्वे विधि द्वारा करते हैं, और सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। ढंग से पढ़ो। इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। किसे साल्वे विधि द्वारा बनाया? ये नहीं है, ये नहीं है। सोडियम बाई कार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार अपन किसको, धावन सोडे को भी किससे बना सकते हैं? साल्वे विधि द्वारा बनाया जा सकता है। धावन सोडा का भार कुछ समय बाद कम हो जाता है, क्योंकि नो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और यह उत्फलित सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये उत्फलित सोडा कहलाता है। इसका मतलब है कि आपके पास में जब Na2CO3.10H2O था, .10H2O था, तब तक तो ये नाम था क्या? धावन सोडा। क्या नाम था? धावन सोडा। और जब ही इसको थोड़ी बहुत देर के लिए खुला छोड़ा आपने, तो इससे 9 जल के अणु क्या निकल गए? बाहर निकल गए, और ये बन गया Na2CO3.H2O। इसे कहते हैं उत्फलित सोडा। क्या कहते हैं? उत्फलित सोडा। ठीक है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है कहां पर? काच निर्माण में, NaOH के निर्माण में, और जल के मृदुकरण में। मृदुकरण का मतलब समझ गए क्या होता है? जल को सॉफ्ट बनाना। एक तो खारो जल है, और एक पीने लायक बना दे आपा। ठीक है, सिंचाई योग्य बना दे बिना पाके का मृदु जल। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह NaHCO3 की तुलना में जल में अधिक क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है, तो कौन से फर्स्ट वर्ग में कौन से कार्बोनेट को नहीं बना सकता? याद रखना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट की तुलना में जल में अधिक क्या होता है? घुलनशील होता है। अधिक क्या होता है? घुलनशील होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल साल्ट का मतलब समझते हो? साल्ट माने नमक, टेबल माने मेज। अरे खानो खावा आज मेज पर काम में लेवा है ना? हाँ, डाइनिंग टेबल पर काम में लेते हो। मैं डाइनिंग टेबल तो माने देवे को नहीं, मैं बैठे खावा गद्दे पर है। हाँ, पीढ़े पर बैठे खावा, बेड पर बैठे खावा। खुद बनाते हुए खाने, खाना खुद बनाते हो क्या? है, शाबाश, और वेरी गुड। है, रोटी को नहीं है आंटी, आंटी छोड़ेगी। चलो ठीक है, कोई ना। मैं 2012 में BSc करने गया था बीकानेर डूंगर कॉलेज। ठीक है, 2012 में 12th पास आउट था मैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मैं ऐसे ही घर पे देख लेता, मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, सिस्टर खाना बना रही है, मैंने चलो ठीक है देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब वहां जाते ही खाना किसी को नहीं बनाना है, 3-4 जने की, किसी को नहीं बनाना है। न तो सब्जी बनानी है, न रोटी बनानी है, करें क्या? प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा चलो आप बनाते हैं।
पहले दिन आटा लगाया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी के वो बना खिलौने बनाते हैं ना, टाइट एकदम मिट्टी करके बनाते हैं, उस प्रकार टाइट कर लिया आटा गीला। अब पेड़े बनाए तो पेड़े किससे बने, जोर आया हाथों को, है ना। रोटी बने तो क्या है, एकदम करारी रोटी, खाने में तो स्वाद लगे लेकिन बनाने में जोर आया, है ना। खाने में तो क्या लगे, स्वाद लगे, बनाने में जोर आया। 3 दिन बाद मैं खाना बनाना सीख के आज मैं महिलाओं से अच्छा खाना बना सकता हूँ, महिलाओं से अच्छा हर एक पकवान बना सकते हैं, जो मन में आए वो खा सकते हैं। ये नहीं कि नहीं बना के देगी तो क्या खाएंगे ना, डर नहीं है अभी इस बात का, ठीक है ना। अगर एक टाइम ये होने के मैं बना के कौन दूंगा, आज कठी जीमड़े बठी जीमड़े आप बनावांगा सर, कोनी के आप हम भरोसा पर कोनी, आप रोटी बनाए खास कहाँ पर। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की संरचना रोक सॉल्ट जैसी होती है। रोक माने होता है पहाड़ी, क्या होती है भी, पहाड़ी। और पहाड़ी साल्ट माने क्या होता है, नमक। पहाड़ी नमक कौन सा होता है पता है? हाँ, काला वाला नमक है। पाकिस्तान में जो रोक साल्ट पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पहाड़ियां पाई जाती है, इनकी पाई जाती है, अपने बिकने के लिए आते हैं ना यहाँ बाहर, रोड के ऊपर देखा होगा अपने, ट्रॉलियां भर के खड़ी होती है, वैसी संरचना होती है इसकी, ठीक है। रॉक सॉल्ट जैसी संरचना होती है। इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिमकारी मिश्रण आइस प्लस में NaCl, बताओ ये मिश्रण कहाँ देखा है आप लोगों ने? बहुत जान पहचान है आप लोगों की, बचपन के साथ में जुड़ा हुआ है, आप लोगों के बचपन के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे बचपन के साथ में जुड़ा हुआ है। आइसक्रीम कोई बताएगा? अरे गांव में अंदर साइकिल लेके आवे है आइसक्रीम बेचने वास्ते, एक इडी टंकी है, बिंग अंदर आइसक्रीम डालेडी है, सॉफ्टी भर के देवे अपन है। थे भी टंकी के चारों तरफ देखियो, चारों तरफ देखो नहीं तो देखो इधर ऐसे अपने पास में ये टंकी है, इस टंकी के अंदर आइस वाली आइसक्रीम वाली टंकी इस प्रकार से रखी होती है, और बीच में यहाँ पर डाला जाता है नमक, और क्या डाला जाता है यहाँ पर, बर्फ डाला जाता है, नमक और बर्फ डाला जाता है। अब ये मिश्रण जो होता है ये ऊष्माशोषी मिश्रण प्रवृत्ति का होता है। आसपास की वातावरण की सारी ऊष्मा ये क्या कर लेता है, अपने अंदर सोच लेता है, और जो टंकी के अंदर का वातावरण है वो माइनस टेम्परेचर के अंदर बना देता है। इसलिए अंदर वाली जो आइसक्रीम वो पिघले नहीं, इसलिए हम इस हिमकारी मिश्रण को काम में लेते हैं। हिमकारी मिश्रण मतलब बर्फ और नमक, बर्फ और नमक, ये क्या कहलाता है आपका, हिमकारी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। आइसक्रीम जमाए रखने के लिए काम में आता है हिमकारी मिश्रण, समझ आ गई। कास्टिक सोडा, कास्टिक, कास्टिक NaOH, सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या नाम था, सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या नाम था, सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या नाम था, है? अरे मीठा सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, मीठा सोडा, खाने सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतने नाम थे। सोडियम बाई कार्बोनेट से हमने गर्म किया सोडियम बाई कार्बोनेट को और बनाया Na2CO3, और क्या बना, सोडा एस बना। गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, भोज्य भोज्य पदार्थों को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए, और इस गैस का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के काम में भी इसको लिया जाता है। आग बुझाने के काम में कहां पर लिया जाता है, अग्निशमन यंत्रों के अंदर सोडियम बाई कार्बोनेट को काम में लेकर के ये CO2 गैस का निर्माण करेगा और आग बुझाने के काम में लेते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सोडा एस का फॉर्मूला Na2CO3। दावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, दावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O। थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें तो 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, एक जल का अणु बचेगा। Na2CO3 डॉट H2O को क्या कहते हैं, उत्फलित सोडा कहते हैं, उत्फलित सोडा कहा जाता है, क्लियर है। फिर पढ़ा हमने सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को मुख्य रूप से हिमकारी मिश्रण के काम में लिया जाता है, यानी बर्फ और NaCl का मिश्रण क्या कहलाता है, हिमकारी मिश्रण कहलाता है। संरचना रॉक सॉल्ट जैसी होती है, इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसका यौगिक है, सोडियम का यौगिक है, किसका यौगिक है, सोडियम का यौगिक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH3, प्रबल क्षार है एक प्रकार का, ठीक है।
इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। दाहक मतलब होता है जलाने वाला। क्या होता है? जलाने वाला। यदि ये कपड़ों पर गिर जाए, त्वचा पर गिर जाए, तो कपड़े और त्वचा को जला सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दाहक सोडा कहते हैं। NaCl का जल विद्युत अपघटन करवाते हैं, मतलब इसको जल के अंदर डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, जल विद्युत अपघटन करवाएंगे, तो बनेगा क्या? NaOH बनेगा। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोनों बातें, ठीक है? क्या है? NaCl को विद्युत अपघटन करवाते हैं, जलीय विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? Cl2। कौन सी गैस मुक्त होती है? Cl2। क्लियर है? ऐसे याद रखो, ए फॉर एनोड, ए के बाद में आता है बी, बी के बाद में आता है सी। ए के बाद में आता है बी, बी के बाद में आता है सी। सी फॉर क्या बन गया? सी फॉर क्लोरीन बन गया। सी फॉर क्या बन गया? क्लोरीन। और ए फॉर क्या बन गया? एनोड। तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है? और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन, ठीक है? NaOH का निर्माण कैसे होता है? तो आप कहोगे NaCl का जलीय विद्युत अपघटन करवाने पर NaOH बनाते हैं, ठीक है? उपयोग साबुन उद्योग में इसको काम में लिया जाता है, कागज उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। कागज उद्योग में रद्दी बेचते हैं ना, अपन अखबार बेचते हैं, यही रद्दी वापिस जाकर के क्या हो जाती है? सही होती है, और इनको एक कागज के रूप में, फेयर कागज के रूप में काम में बना करके बाहर निकाला जाता है। तो याद रखना, जब कागज उद्योग में काम में लेते हैं तो उस पर लिखी हुई जो लिखाई है वो मिटाते हैं पहले से। जैसे ये रद्दी आप बेचोगे, आपने जेट का एग्जाम क्लियर कर दिया, आगे जाओगे, ये केमिस्ट्री आपके कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है। वो बात अलग है, आगे आने वाली जनरेशन को आप दे दो कि भाई मैंने तो यहाँ से पढ़ा था, ये नोट्स ले जाओ, आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है? पढ़ने के काम है। अगर आपने नहीं दिया तो घर में रखा तो काम नहीं आएगा, आपके घर वाले इसको बेचेंगे। तो इस पर लिखी हुई जो लिखाई है, कबाड़िया लेके जाएगा इसको, कबाड़िया आगे कारखानों में भेजेगा। वो कारखाने वाले क्या काम करते हैं कि इस पर लिखी हुई लिखाई को क्या करते हैं? साफ करते हैं, और इस कागज को एक नया कागज बना करके वापस मार्केट में बेचते हैं। समझ में आएगा? तो कागज उद्योग में लिखी हुई लिखाई को मिटाने के लिए NaOH का भी काम में लिया जाता है। वीरंजक चूर्ण को आगे पढ़ेंगे, वो भी काम में लिया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो साबुन उद्योग में साबुन बनाने के काम आता है कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये अच्छा यौगिक है, वर्ग नंबर 2 में, वर्ग नंबर 2 में, ठीक है। इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी इसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है। बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, जिसे कहते हैं चूना पत्थर, चोक कहते हैं, खड़िया कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, या कहते हैं मार्बल। तो आपसे पूछा जाए कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चोक या खड़िया का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। आपसे पूछा जाए चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और संगमरमर भी जिसे कहा जाता है CaCO3 को कहा जाता है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, सबका फॉर्मूला भी आपके पास में एक ही है, क्या बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, किस रूप में लेते हैं इसको? ठोस रूप में लेते हैं, सॉलिड रूप में लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ना, हाँ, इसको कहते हैं ठोस, सॉलिड। सॉलिड रूप में लेते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या करते हैं भाई? गर्म करते हैं, तब जाकर के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है चूना। क्या कहा जाता है? चूना। चूना समझ गए क्या? हाँ, ये वाला चूना, शाबाश। और कौन सी गैस निकलती है बाहर? कैल्शियम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं संगमरमर, खड़िया, चोक, चूना पत्थर, मार्बल। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसको गर्म किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर?
800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तब निर्माण हुआ बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, चूना। और साथ में गैस बाहर निकली कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली है। मिट्टी में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए चूना कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। ये तो आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो ना। मिट्टी में किसकी मात्रा कम करने के लिए, अम्ल की मात्रा कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। और क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। क्षार की मात्रा कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। अम्ल की मात्रा कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ये कौन सी प्रवृत्ति का होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जिप्सम कौन सी प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। देखो इधर ये था हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, कड़ी क्या थी, कड़ी थी। कड़ी समझ गया, दीवार कड़ी करे करा आबा कड़ी, ठीक है। चुनो इंग अंदर पानी मिलाया, आप पानी मिला के इन्हें बुझा दियो, पानी मिला के इन्हें बुझा दियो। क्या बना, पढ़ के आए हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझाया ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, बुझा हुआ चूना। क्या बोला, बुझा हुआ चूना। क्लियर है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूध या निलंबन यानी रोगाणुनाशी होता है। क्या होता है ये, रोगाणुनाशी होता है। कभी आप देखना, जला हुआ इंसान होगा ना, जला हुआ मतलब दिल से जला हुआ नहीं, बाहर से जला हुआ, त्वचा से जला हुआ आदमी, ठीक है। दिल जलेड़ा होके बुझाणो नहीं, क्या वो तो दिल जला होता है। हाँ, स्किन जली हुई होती है ना, उसके अंदर इस कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, चूने को लेते हैं और उसमें डाला जाता है पानी, ठीक है। और एक घोल बनाया जाता है और वो घोल लगाते हैं किस पर, है ना। और वो कहलाता है हमारे लिए क्या, रोगाणुनाशी। क्या कहलाता है वो, रोगाणुनाशी कहलाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूध या निलंबन, निलंबन का मतलब क्या होता है, निलंबन का मतलब क्या होता है, विलियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी निलंबन आएगा। निलंबन का अर्थ होता है, एक तो आपके पास होता है कि मान लीजिए एक है जल आपके पास में, और जल के अंदर मिट्टी डाल दिया आपने, तो मिट्टी पेंदे के अंदर बैठ जाएगी, थोड़ी देर बाद में मिट्टी पेंदे के अंदर बैठ जाएगी, उसको तो अपन कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं उसको, यानी पेंदे में आपको जो प्राप्त हुआ है उसको कहेंगे अवक्षेप। निलंबन का अर्थ होता है जैसे आपके पास में पानी है और पानी के अंदर आपने नींबू को निचोड़ा, तो नींबू के जो रोम रूपी संरचना है वो पेंदे में नहीं बैठती, वो पानी के अंदर क्या रहती है, तैरती रहती है, उसको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं उसको, निलंबन बोलते हैं, ठीक है। तो जो चूना होता है ना, चूना बुझा हुआ चूना जो होता है, उसके सॉरी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसके अंदर पानी मिलाते हैं, तो चूने का जो पानी आपको प्राप्त होता है या जो बुझा हुआ चूना आपको प्राप्त होता है, वो याद रखना अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, वो दूधिया रंग का पानी प्राप्त होता है आपको, दूधिया रंग का पानी प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं उसको, निलंबन बोलते हैं। क्लियर है, साचिनाम जेड़ा केस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो बना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दो, पहला घर होता कच्चा, आ देखो सफेदी है नहीं, आ सफेदी है, पीओपी ग्रेडी है। पहला घर हम कच्ची दीवार पर करता कड़ी, कड़ी मतलब आ चीज करता। वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में अभिक्रिया करेगी, क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। घर की दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर जो चमक उत्पन्न होती है, वो चमक उत्पन्न होने का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है बात, दीवारों पर सफेदी चमक इसी कारण
आती है, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है और बनता है साथ में क्या? जल। ठीक है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, प्लस में जल बाहर निकलता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों को चमक उत्पन्न करने के लिए, दीवारों पर सफेदी उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। धीरे धीरे यही चमक क्या पड़ जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या बना जाता है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसके कारण याद रखना, दीवारों की चमक या सफेदी क्या हो जाती है? चमक खत्म हो जाती है। ध्यान देना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण दीवारों पर चमक या सफेदी उत्पन्न होती है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। यही कैल्शियम कार्बोनेट वातावरण में उपस्थित अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा के साथ में क्रिया कर लेता है, तो बनता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट इसकी सफेदी क्या कर देती है? खत्म कर देती है ना। क्या कारण है कि 5-7 दिन के बाद में दीवारों पर की भी जो कड़ी है, चूना लगाया हुआ है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ में अभिक्रिया कर गया? हाँ, CO2 के साथ में अभिक्रिया कर गया। इसलिए उस दीवार पर कौन सी यौगिक का निर्माण हो गया? कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जिसके कारण उसकी चमक क्या होगी? फीकी होगी, धीमी होगी। क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन के साथ में क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, बना रहा है कैल्शियम कार्बाइड। क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बाइड, और साथ में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जान दो है? चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधियापन आता है। चूने का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो याद रखना है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है? निर्माण। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधियापन। दूधियापन मतलब सफेद रंग हो जाता है। और अधिक देर तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है, परिणाम स्वरूप दूधियापन समाप्त हो जाता है। ऊपर वाली चीज पड़ी है वही इसमें पड़ी है। ठीक है, दो बातें हैं। ये है चूने का पानी। क्या है ये? चूने का पानी, इसकी अभिक्रिया करवाई CO2 के साथ में, तो बना बताओ क्या? CaHCO3 बना। यही बना, CaHCO3 कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? निर्माण होता है, बनेगा CaCO3 प्लस में H2O। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधियापन आता है। इसमें अधिक देर तक CO2 गैस प्रवाहित करवाते हैं। अब इसके अंदर अधिक देर तक क्या करवाएंगे? CO2 गैस प्रवाहित करवाएंगे, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यानी इस बनी हुई कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आप करवाओगे CO2 गैस प्रवाहित, तो बनेगा CaHCO3 बन जाएगा। CaHCO3 बन जाएगा, यानी ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप दूधियापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वही दीवारों पर सफेदी चमक खत्म होने का कारण है, सेम कारण इसके अंदर है। देखो, पूरी बात को एक लाइन में दिखाया गया है। जो आप पीछे पढ़ के आए हो सारी बातें, उस सारी बात को एक लाइन में प्रदर्शित किया गया है। ध्यान देना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको क्या किया? गर्म किया है। तो पहला प्रोडक्ट बना है, वो बना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना है?
साथ में बनती है कौन सी गैस? CO2 गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाई किसकी? जल की अभिक्रिया करवाई तो बना बुझा हुआ चूना। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने के अंदर CO2 गैस प्रवाहित करवाई तो इसका रंग हो गया दूधियापन। और दूधिया रंग कैसा हुआ? किसके कारण हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाने के कारण। बने हुए कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई वापिस किसके साथ में? CO2 के साथ में, तो बन गया क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके कारण दूधियापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूधियापन समाप्त हो जाता है किसके कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है ना। और इसके कारण दूधियापन आता है, दूधियापन आता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सोडा लाइम NaOH+ में कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है। सोडा लाइम के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सोडा लाइम निर्माण में किया। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है? तो सोडा लाइम मिश्रण होता है NaOH और CaO का मिश्रण होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मिलाते हैं किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। यानी क्लोरीन को मिलाते हैं किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और बनता है H2O। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण, या इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में प्रश्न आता है किस नाम से? विरंजन चूर्ण या विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला कौन सा है? विरंजन चूर्ण या विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला कौन सा है? तो याद रखना कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका निर्माण किससे होता है? तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस अभिक्रिया करवाने के कारण, ठीक है। अंबानी को बैठे फिर पूछ पेला वो क्या करना है, फिर पूछ गया है। अंबानी आपको बैठो ब्याह ब्याह नहीं, अंबानी आपको बैठो ब्याह ब्याह नहीं। शादी पूछता ना बाकी हिसाब हुआ शादी है। जितना मोटा घर बीता मोटा लफड़ा, जितना मोटा घर बीता मोटा लफड़ा। सामाजिक वातावरण में रहो, बहुत शांति मिलेगी, ठीक है। तू सोच रहा हूँ मैं मोटो हो गए इतो मोटो बन जाऊंगा, है इतनी मोटी छोरी से ब्याह कराऊंगा, इतनी मोटी छोरी फिर इडोग राख दे। कैसी कैसी बातें करते हो यार आप लोग, शर्म नहीं आती यार? छी छी, गंदी बातें करते हो आप। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो इधर देखो। हाँ रूबल, कुछ कहना है? नहीं कहना। जल के शुद्धिकरण में, रंग उड़ाने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेते हैं। अब देखो इसको कहाँ काम में लेंगे? रंग उड़ाने के काम में लेंगे। आजकल हर एक पुरानी चीज रिसाइकिल होके आने लगी है। हर एक मतलब जो आप लोग सोच रहे हो वो नहीं, बीबी रिसाइकिल नहीं होती है। पुरानी चीज मतलब पुराने कपड़े हैं, ठीक है ना, जैसे पुरानी रद्दी है, ये रिसाइकिल होकर के आने लग गई है। इनको विरंजक चूर्ण द्वारा इनका कलर उड़ाया जाता है, नया कलर दिया जाता है इनको, ठीक है। आज पार पढ़नी दौड़ी हो गया ना ना, वो चैप्टर पूरा करा दिया। जल के शुद्धिकरण में सहायक है कौन? ब्लीचिंग पाउडर। कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जल का शुद्धिकरण कैसे करता है पता है? जब इसको जल के अंदर डाला जाता है क्लोरीन गैस मुक्त करता है।
जल के अंदर डाला जाता है, इसको क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और क्लोरीन गैस जो है वो याद रखना जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं को मारने के काम में आती है। ठीक है ना। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। लाल दवा का फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट, नाम लिखो इसका, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे अपन देखो इधर, फिर है फिटकरी पोटास एलम, फिटकरी या पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। पोटास एलम या फिटकरी के अंदर क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 24। क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं? 24। क्रिस्टल जल अणु कितने हैं? 24 है। ठीक है, यह जल का शुद्धिकरण स्कंदन करती है। देखो, जल का शुद्धिकरण किस माध्यम से करती है? स्कंदन माध्यम से करती है। स्कंदन का मतलब होता है, जैसे आप फिटकरी को किसके अंदर डालोगे? पानी के अंदर डालोगे। जैसे आपको पानी शुद्ध करना है फिटकरी डाल करके, रात को पानी के अंदर फिटकरी डाल करके छोड़ दो, सुबह उठोगे तो जो बर्तन का पेंदा है उसके अंदर सारी अशुद्धियां जमा होगी, ऊपर ऊपर से पानी छान करके अलग कर लो और नीचे का पानी बाहर डाल दो। नीचे जो जमी चीजें हैं वो कहलाती है स्कंदक। क्या कहलाती है? स्कंदक। तो याद रखना, स्कंदन के माध्यम से ये क्या करती है? जल का शुद्धिकरण करती है। स्कंदन के माध्यम से जल का शुद्धिकरण करती है। फिर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। अर्ध हाइड्रेट किसका? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, इसको इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 2CaSO4 डॉट H2O। इसका मतलब क्या है? कैल्शियम सल्फेट की मात्रा दोगुनी है तो जल की मात्रा आधी है। जल की मात्रा क्या है? आधी है। यहां पर कैल्शियम सल्फेट एक था तो यहां पर जल था आधा, बात बराबर ही है। यहां पर कैल्शियम सल्फेट 2 है तो जल है एक, मतलब अभी भी जल क्या है? 2 का एक आधा है। क्लियर है बात? ठीक, ये है कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस और ये क्या है? जल है। इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट अभी भी 2 है और जल अभी भी कितना है? 1, यानी 2 का एक आधा है। ठीक है, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर POP का क्या होता है? निर्माण होता है। POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं? जिप्सम, जिप्सम को किया जाता है गर्म। क्या किया जाता है? गर्म। कितने केल्विन ताप पर? 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और POP का क्या करते हैं अपन? निर्माण करते हैं। उपयोग, उपयोग याद रखना, चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। क्या करते हैं? हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर तैयार करते हैं। किसको, किसके द्वारा? POP के। ठीक है, भवन निर्माण में करते हैं, पुट्टी करने के लिए, POP करने के लिए करते हैं। ठीक है, मूर्तियां निर्माण में भी करते हैं। हाँ, क्या मूर्तियां निर्माण में भी करते हैं? अरे, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनकर आती है ना, वो इसी से बनती है, इसी से बनती है वो। ठीक, हाँ, ये यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे, पहले तो करते हैं कच्चा पट्टा। क्लियर है? कच्चा पट्टा मतलब सीधो बांध के छोड़ दे और अपन के का हालनो कोनी है, इसमें कोनी हालना है, थोड़ा थोड़ा लेप करके छोड़े। 7 दिन हम अपन रेस्ट देवे, 7 दिन बाद हम दूसरे दिखाने जावा जो टिका के बांध के एकदम ऊपर जोर को लेप कर दे। ठीक है, वो कर दे एकदम पूरा पक्को। अब कह दिया अपन 1 मिनट ठीक हो चालू। ठीक है, 15 दिन बाद में, 15 दिन बाद में थे सारो लेके चार्ल्स को, सारो लेके चार्ल्स को, हाँ, मोटा पर हाथ रखे चार्ल्स को, हाथ में हाथ पकड़ के चार्ल्स को, हाथ में लाठी लेके चार्ल्स को।
जिया था ना चालन उचित लागे बिया चाल सोते हैं। हाँ, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, जैसे मैंने तुड़ाई टांगो है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O, ये है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम। ठीक है, पीओपी का फॉर्मूला क्या था बता सकते हो आप? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, ये था। या हमने लिखा था 2CaSO4 डॉट H2O, ये लिखा था। लेकिन यहां क्या है, कैल्शियम सल्फेट का एक अणु है और जल के कितने अणु है? 2 अणु। ठीक है, इसको कहा जाता है जिप्सम। क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या 393 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हो तो इसका अर्ध हाइड्रेट पीओपी का निर्माण होता है। इसको गर्म करते हो तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसको मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वलित प्लास्टर कहते हैं। मृत ज्वलित प्लास्टर का फॉर्मूला केवल और केवल CaSO4, कोई इसके साथ में जल का अणु नहीं है। ठीक है, उपयोग कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है पीओपी निर्माण में। यह सीमेंट का घटक है जो कि सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। सीमेंट के अंदर कैल्शियम सल्फेट क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सीमेंट के जमने की जो दर है वो घटा देता है। ये सीमेंट के जमने की दर क्या कर देता है? घटा देता है। सीमेंट जल्दी जमेगी तो सीमेंट के अंदर दरारें आएगी, तो फिर याद रखना उस सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सीमेंट धीरे धीरे जमेगी तो उसके अंदर दरारें नहीं आएगी। इसलिए कैल्शियम सल्फेट सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है या जिप्सम सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, इसको मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए भी काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि किस प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। चूना किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। साबुन में दो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम होते हैं। NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और KOH कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहाने का साबुन बनाने के लिए या सॉफ्ट सोप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों साबुन निर्माण के काम में आते हैं। ऊपर वाला प्रबल क्षार है, इसलिए हम इसको काम में लेते हैं किसमें? कपड़े धोने के साबुन बनाने के लिए। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं नहाने का या मृदु साबुन बनाने के काम में लिया जाता है। सीमेंट ना कंप्लीट करेंगे, थोड़ा ही रहा है अब तो, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने वाली बातें नहीं है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझाने वाली बातें आएगी, पी ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें हो आएगी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पिडन ने। किसने किया था? जोसेफ एस्पिडन ने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। सबसे पहले सीमेंट यही बनाई गई थी। ठीक है, सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, यानी कैल्शियम भी है, एल्यूमिनियम भी है इसके अंदर, और क्या है? सिलिकॉन भी है इसके अंदर। ठीक है, सीमेंट का जमना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब सीमेंट जब जमेगी तो इससे क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा, उष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, इसलिए कौन सी क्रिया है ये? उष्माक्षेपी क्रिया है। सीमेंट का रासायनिक संगठन याद रखना है, परसेंटेज में प्रश्न आ सकता है कि सीमेंट में क्या कितना परसेंट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा होने पर दरारें पड़ने लगती है। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर इससे ज्यादा मात्रा है, मतलब 70%, 80%, 90% मात्रा है किसी सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की, तो फिर उसके अंदर याद रखना है दरारें पड़ने लग जाती है। सीमेंट जब जमेगी तो उसके अंदर क्या पड़ने लग जाएगी? दरारें पड़ने लग जाएगी। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा काम में ली जाती है। कितनी ली जाती है? 50 से 60% काम में ली जाती है। फिर है SiO2, इसकी मात्रा कितनी है? 20 से 30% है। कितनी? ये है सिलिका। क्या है ये? सिलिका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या इसे एल्यूमिना भी कहते हैं, इसकी मात्रा कितनी है?
5 से 10% ज्यादा मात्रा होने पर शीघ्रता से जमता है, इसलिए अपन मिट्टी डालते हैं। बालू रेत डाला नहीं, बालू रेत डाला, सिलिका डाला, बालू रेत डाला, क्यों डाला? ये खातिर कि बा ज्यादा मात्रा होने पर शीघ्रता से जमती है, यानी शीघ्रता से जमे। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड 1 से 2% और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना है? 1 से 2% है, 1 से 2% है। क्लियर है? आप इनको याद रखोगे, इनकी मात्रा। सबसे पहले किसकी मात्रा याद रखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड कितना परसेंट याद होना चाहिए आपको? 50 से 60। सिलिकेट कितना होना चाहिए? सिलिका कितना चाहिए? 20 से 30। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना कितना होना चाहिए? 5 से 10। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3। अब बात करते हैं या ये होते हैं या नहीं होते, तो इनको याद जरूर रखना है। कई बार पेपर में यही आ जाता है कि आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। कितना परसेंट? 1 से 2। सल्फर का ऑक्साइड पाया जाता है या नहीं पाया जाता? पाया जाता है। कितना परसेंट? 1 से 2%। 1 से 2%। सीमेंट के जमने में लगा समय जिप्सम पर निर्भर करता है। भाई किस पर निर्भर करता है? जिप्सम की मात्रा अधिक होने पर जमने में लगा समय भी क्या होगा? अधिक होगा। जिप्सम जितना ज्यादा होगा वो सीमेंट उतनी ही लेट क्या होगी? जमेगी, मतलब धीरे धीरे जमेगी। ठीक है। उच्च गुणवत्ता की सीमेंट में सिलिका तथा एल्यूमिना का अनुपात कितना होता है? 25:4 होता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी 25 अनुपात में क्या ली जाती है? 25 अनुपात में सिलिका ली जाती है और 4 अनुपात में क्या ली जाती है? एल्यूमिना ली जाती है। ठीक है। उच्च क्वालिटी की जो सीमेंट होती है उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना है, वो काम में लेता है कितना? 25:4। पहले एक पुरानी सीमेंट आती थी बिनानी सीमेंट, अब भी आती है। बिनानी सीमेंट जब आई थी ना, खूब अच्छी सीमेंट थी बिनानी सीमेंट। अब क्या है कि कंपनियां बहुत चल गई, अलग अलग बर्गर है, ठीक है ना, हाँ है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, जेके है और बांगड़ सॉरी, हाँ बांगड़ है। और कौन सी है? सुपर, चेतक है, चेतक, चेतक है, बांगड़ है, जेके है, अल्ट्राटेक है, बिनानी है अल्ट्रा सीमेंट। हाँ, अल्ट्रा और अंबुजा की आजकल ऐड ज्यादा आती है, बिनानी की ऐड नहीं आती है। क्या कह रहा है? मजबूती, मजबूती, मजबूती। खूंटी लगा ली गिरे दीवार का मां है। चूना पत्थर और सिलिका उच्च ताप पर गर्म करते हो तो बनता है सीमेंट क्लिंकर। क्या बनता है? सीमेंट क्लिंकर। लास्ट एंड फाइनल है जल की कठोरता। जल की कठोरता, जल की कठोरता। जल में कठोरता किसके कारण आती है? एक तो कैल्शियम के कारण और एक किसके कारण? मैग्नीशियम आयनों के कारण जल की कठोरता आती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी कठोरता जिसको अपन भौतिक विधियों द्वारा दूर नहीं कर सकते। एक होती है अस्थायी कठोरता जिसको भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। भौतिक विधियां मतलब उबाल कर, छान कर, है ना, इस प्रकार से अपन दूर कर सकते हैं। लेकिन बात करें अपन स्थायी कठोरता की, स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आयनों के कारण आती है। प्रश्न है एग्जाम का डायरेक्ट यही, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो याद रखना, जल के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड पाए जा रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट पाए जा रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जल स्थायी रूप से क्या है? कठोर है। जल है वो स्थायी रूप से कठोर है। अब उसको अपन भौतिक विधियों द्वारा कठोरता को दूर नहीं कर सकते, तो फिर तो इसको दूर करने के लिए अपन वॉशिंग सोडा काम में लेते हैं, केल्विन विधि काम में लेते हैं और जियोलाइट द्वारा इसको क्या करते हैं? दूर करते हैं, जो कि एक महंगा प्रक्रम है।
जो क्या एक प्रकार का महंगा प्रक्रम है, इसको काम में लेना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर बोर पट लियो और पाछो बूर दियो और जगह देखो, इसको दूर नहीं किया जा सकता। अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण आते हैं, बाइकार्बोनेट आयन के कारण आती है ना। इसे उबाल कर क्या कर सकते हैं अपन, दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उबाल कर दूर कर सकते हैं। कौन सी अशुद्धि को, अस्थायी अशुद्धि किसके कारण आती है, अस्थायी शुद्धि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण आती है। इनको उबाल करके अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, आपने पढ़ लिया होगा बायोलॉजी के अंदर, मैग्नीशियम +2 धातु या मैग्नीशियम +2 आयन पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा धातु सहायक है, कैल्शियम धातु सहायक है। कौन सा है, कैल्शियम धातु सहायक है। तंत्रिका आवेग में प्रयुक्त तत्व, तंत्रिका आवेग में प्रयुक्त तत्व या धातु कौन से होते हैं, सोडियम व पोटेशियम होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल औषधि के रूप में किया जाता है, जो अमाशय की अम्लता दूर करने में काम में लिया जाता है। अरे रेंटेक कौन लोगे, रेंटेक है, रेंटेक टेबलेट कौन लोगे, अरे एसिडिटी हो जाए, तेजाब बन जाए, मेडिकल पर जाकर भाई जी 150 mg रेंटेक दे दे तो लिटल लिटल लियो, तेजाब बन जाए लिटल लिटल लियोगे, संडे संडे ना है, ये बात है, बनाई बनी दिल्ली, ये बात दिल्ली रखो जद जद आंटी बात की तो है ना, अब कौन यार, आंटी कहेगी माता राडला बिगड़ गया है? रक्त का थक्का बनाने में क्या है, सहायक धातु है कैल्शियम, और तंत्रिका आवेग में काम आता है सोडियम पोटेशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्रति अम्ल औषधि के रूप में इसको अमाशय की अम्लता को दूर करने के काम में लिया जाता है। मानव शारीरिक की पढ़ ली क्या, मानव शारीरिक की नहीं पढ़ा, पाचन तंत्र ये नहीं पढ़ा, लगता नहीं है कि ये सिलेबस में है, नहीं है, करवाएंगे। पहले कौन सा पार्ट चल रहा है, बॉटनी वाला पार्ट चल रहा है क्या, बॉटनी हो गया, जूलॉजी चल रहा है, वर्गीकरण चल रहा है, क्लासिफिकेशन चल रहा है क्या, क्लासिफिकेशन चल रहा है। चलो उसके बाद में पढ़ाएंगे आपको मानव शारीरिकी, जहां पर आप पढ़ोगे अमाशय, अमाशय की भित्तियों पर अम्ल की मात्रा कौन सी, अक्षील अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अपन कहते हैं एसिडिटी हो गई। क्या हो गई, एसिडिटी होने का कारण अधिक मात्रा के अंदर क्या खा लो आप, भोजन खा लो, नावड़े को नहीं ठूस ठूस के भरे रखो, ठीक है। बी कंडीशन के अंदर एचसीएल अम्ल ज्यादा मात्रा के अंदर स्रावित हो जाए और पेट में क्या बढ़ जाए, वो अम्ल की मात्रा बढ़ जाए। बिन का अम्लीयता और बिन दूर करने का तरापा के खावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेंटेक खावा। क्षार मृदा धातुओं के कार्बोनेटों व सल्फेटों की विलेयता का क्रम ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, ध्यान रखना है। एक तो नाम आया क्या, और धातु कौन से हैं, ठीक है, और एक नाम आया क्या, सल्फेटो। क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट और क्षारीय मृदा धातु के सल्फेट, इनकी विलेयता, जल में विलेयता जो है ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है। क्लियर है बात, ठीक है, क्योंकि आकार बढ़ने के कारण जल योजन एंथैल्पी में क्या आती है, कमी आती है। आकार ऊपर से नीचे होगे बढ़ेगा, इसलिए जल योजन एंथैल्पी में क्या आती है, कमी आती है। जो ज्यादा छोटा होगा उसको चारों ओर से जल के अणु उतनी अधिक मात्रा के अंदर घेरेंगे, इसलिए वो जल्दी घुल जाता है, और जो बड़ा होगा उसको जल के अणु घेर नहीं पाएंगे, इसलिए वो नहीं घुल पाएगा या कम घुल पाएगा। क्लियर है बात, तो जल योजन एंथैल्पी में कमी आती है, जालक ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। इनका कारण है ये है दूसरे वर्ग के कार्बोनेट, और ये दूसरे वर्ग के क्या है, सल्फेट, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है,
क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। क्यों? ज्यादा बड़ा होगा वो जल्दी से हाइड्रोक्साइड आयन त्यागेगा, इसलिए ज्यादा क्या हो जाएगा, जल्दी विलय हो जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इनमें सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद रखना, कम घुलनशील होता है, जबकि ये क्या होता है, ज्यादा घुलनशील होता है। ठीक है, कारण जालक ऊर्जा क्या होती है, घटती है। जल योजन ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, स्थिर रहती है। जालक ऊर्जा होती क्या है, देखो इधर, एक मोल आयनिक ठोस बनने पर उसके आयनों के बीच आकर्षण से मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनिक ऊर्जा कहलाती है। एक मोल आयनिक ठोस बनने पर उसके आयनों के बीच आकर्षण से मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, याद रखना, जालक ऊर्जा कहलाती है। धातु आयनों का आकार बढ़ता है, आकर्षण घटता है, इसलिए जालक ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है ना। धातु आयनों का आकार क्या होता है, बढ़ता है, आकर्षण क्या होता है, घटता है, इसलिए जालक ऊर्जा भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये हो गया चैप्टर आपका कौन सा, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे